बहुत सारे बड़े बड़े लोग बोलते हैं, हमको भी, हम भी बोल दे रहे हैं। एक रिवायत बन गया तो हम भी बोल ही देते हैं। अभी हम लोग शेर शाह के डायनेस्टी को पढ़ेंगे 1540 से 1555, है ना। सबसे पहले ये शेर शाह का पीरियड है ना, सूर डायनेस्टी का नहीं। शेर शाह 1540 से 45 रहा, तो इसे खानदान में तो रूल किया, तो इट इज कॉल्ड सूर डायनेस्टी 1540 to 1555। इनके बारे में जानकारी का मूल स्रोत है तारीख ए शेरशाही, अब्बास खान शेरवानी। अब्बास खान शेरवानी ने इसको लिखा है। अब्बास खान शेरवानी, है ना। ही वॉज द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ शेरशाह। इसके अलावा तारीख ए अफगानिया और तारीख शेरशाही का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन इलियट एंड डाउसन ने किया। इलियट एंड डाउसन ने, इन लोगों ने सीरीज ऑफ बुक्स लिखा है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस, है ना। इलियट एंड डाउसन का मैग्नम ओपस है, बहुत बड़ा सीरीज है, किताब है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस। एक और किताब है तारीख अफगानिया, ये नियामतुल्लाह ने लिखा है। और तारीख दाऊदी अब्दुल्लाह ने लिखा है। और तारीख सलातीन अफगानिया, तारीख ए सलातीन अफगानिया अहमद यादगार ने लिखा है। और इन्हीं सब के आधार पर बहुत सारे लोगों ने अंग्रेजी में भी किताबें लिखी हैं। प्रीलिम्स के लिए आपके लिए काफ़ी है। हम लोग शेर शाह को शुरू करते हैं। पहले हम लोगों ने पढ़ा कि भारत में लोधी वंश पहला अफगान डायनेस्टी है। दे आर द फर्स्ट अफगान डायनेस्टी इन इंडिया, जिन लोगों ने 1451 से 1526 तक भारत को रूल किया। फिर उसके बाद अफगानों ने जीतोड़ प्रयास किया टू रिगेन द कंट्रोल ऑफ आगरा एंड दिल्ली, लेकिन वो फेल कर गए। शेर शाह भी अफगान ही था और अफगानों की एक बहुत बड़ी आबादी बिहार, बंगाल और यूपी और थोड़ा बहुत यूपी के हिस्से में भी और मध्य प्रदेश के हिस्से में थी, और डायनेस्टी हियर एंड देयर था। तो दे वेंट ऑन ट्राइंग टू रिगेन द कंट्रोल। इधर बाबर जो है 1530 में मर गया और उसका एक लूज कंट्रोल था। कंट्रोल तो था, काबुल से लेकर बंगाल तक के लोगों ने उसकी अधीनता मानी थी, बट बाबर फेल्ड टू एस्टेब्लिश एन इंस्टीट्यूशनल सिस्टम, क्योंकि उसको ज़्यादा समय नहीं था। 1526 से 1530 उसका पीरियड ही रहा, तो बहुत कुछ करने का मौका उसको नहीं मिला। हुमायूं जब राजा बना तो पहला 5 साल उसका ठीक ठाक बीता, लेकिन उस पीरियड में भी उसके जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, चगताई तुर्कों में जो शेयर्ड अथॉरिटी का कंसेप्ट था, उसके कारण उसको बहुत समस्याएं हुई। फिर शेर शाह और शेर खान से शेर शाह और फिर बहादुर शाह, ये दो उसके कंटेम्पररी लोग थे, उसके बराबरी के लोग थे, और उनके कारण हुमायूं काफ़ी डिस्टर्ब रहा और अंततः भारत छोड़ देना पड़ा। फिर ईरान गया और ईरानियों के सहयोग से बाबर के पुराने इलाके काबुल पर कब्जा हुआ। हुमायूं लगातार भारत की तरफ नज़र रखा, और जब ये सूर लोग कमज़ोर हुए तो फिर भारत पर आया। इसीलिए अगर 1555 में हुमायूं रिगेन नहीं किया करता था दिल्ली और आगरा, तो फिर मुगलों का इतिहास न रहा होता। और 1556 का जो पानीपत का दूसरा युद्ध है, अगर उसकी परिणति वही हो जाती
जो उसका डेस्टाइन था, तो भी फिर अगर अकबर राजा न हुआ होता तो फिर मुगल वंश केवल नाम लेने के लिए एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता, लेकिन इतिहास को उस हिसाब से जाना था, इसलिए हुमायूं रिगेन्ड द अथॉरिटी आगरा एंड दिल्ली एंड अल्टीमेटली अकबर बिकेम द रूल। तो फिर इतिहास बदला। शेर शाह जो है, और उस जमाने में नौकरी की तलाश में लोग एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे। आज अब वीसा और पासपोर्ट लेके अरब जाते हैं, कहीं भी यहाँ से दूसरे देशों में जाते हैं। अमेरिका एक देश ही उसी तरह के लोगों ने बना दिया। अमेरिका कंट्री ऑफ माइग्रेंट्स है। आज कनाडा में इतने सारे लोग जाके वहाँ तहलका मचाए हुए भारत कनाडा रिलेशन को प्रभावित कर रहे हैं। तो माइग्रेशन, जो लोग कहते हैं कि ये मेरे बाबूजी का घर है, मेरे बाबूजी, ऐसा कुछ नहीं होता है इतिहास में। अब जिसको जो कहना है जबरदस्ती बोल सकता है, लेकिन कोई भी जगह किसी का भी नहीं रहा है। हर आदमी माइग्रेट किया है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, और लेवल ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर कोई पिछड़ा, कोई अगरा हो, है ना। जो डोमिनेंट हुआ वो अगरा हो गया, जो रूलिंग क्लास हुआ वो अगरा हुआ। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ केवल पॉलिटिकल होती है, हिस्टोरिकल नहीं। तो उस जमाने में लोगों को जहाँ भी मौका मिलता, जिससे मुस्लिम है तो मुसलमानों के राज्य में जाके उसको मौका मिलेगा, तो वैसे लोग माइग्रेट करते थे। और आपने देखा है कि इल्तुतमिश ने चालीसागर बनाया, या बलबन के ज़माने में बाहर से तुर्क आए, या अलाउद्दीन के ज़माने में ज़मीनीकरण या भारतीयकरण हुआ, या मोहम्मद बिन तुगलक के ज़माने में फिर बाहर से बहुत सारे लोग आए। तो ऐसा ही होता रहा है, जिसको अनुकूल जगह जहाँ मिलेगा दे विल बी गोइंग देयर। आप भी कहीं जाते हैं इसलिए ना कि हम पता चलता है कि वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी है। क्यों इम्तिहान में फॉर्म भरते हैं? जॉब अपॉर्चुनिटी। तो हर जगह का मामला केवल जॉब का लेवल अलग अलग इतिहास के विभिन्न खंडों में रहा है, लेकिन सब जगह सभी लोग अपने नौकरी की तलाश में ही एक जगह से दूसरे जगह। और बाबर भी लिखता है कि यहाँ तो अजीब जगह है, 2 दिन में गांव बसता है, 2 दिन में उजड़ जाता है ना। तो ऐसा नेचुरली होता है, जैसे माइग्रेंट से एक जगह आए, रुके, कुछ दिक्कत हो, वहाँ से निकल भाग दूसरी जगह जाकर घर बस के। आज की तरह से जमीन पर मारा मारी नहीं। देन वी कम टू द फैमिली ऑफ शेर शाह। शेर शाह के बाबा थे इब्राहिम खान सूर, ग्रैंडफादर था। ही केम टू इंडिया इन द रिजीम ऑफ बहलोल लोदी। इब्राहिम खान सूर बहलोल लोदी के जमाने में भारत आए। ये अफगानिस्तान में रोह नामक इलाके के थे, है ना, जो गोमल नदी के किनारे है। घोड़ों की खरीद बिक्री करते थे, व्यापार था, परचेज एंड सेल एंड परचेज। भारत में आने पर हरियाणा एवं बखाला के जागीरदार महावत खान सूर, है ना, और बाद में दाऊद साहूखैल के यहाँ नौकरी की। पहले महावत खान सूर और बाद में दाऊद साहूखैल के यहाँ नौकरी की। इब्राहिम खान सूर के ही बेटा है हसन खान, है ना। हसन खान हिसार और फिरोजा के जागीरदार के यहाँ नौकरी किया। इनिशियली हिसार और फिरोजा के जागीरदार के यहाँ नौकरी किया, उसके बाद जमाल खां के यहाँ नौकरी की, है ना। अब यहीं से भारत आने का बाद शुरू होता है। जमाल खान के यहाँ नौकरी करता है ना। जमाल खान को सिकंदर लोदी जौनपुर भेजता है। ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ सिकंदर लोदी, जमाल खान वाज ट्रांसफर्ड टू जौनपुर एज ए जागीरदार। तो जमाल खान जौनपुर आता है और अपने साथ हसन खान को लेते आता है ना। हसन खान से उसको अच्छा हो गया होगा। हसन खान को नौकरी के बदले उस जमाने में जागीर मिला करती थी। सहसराम
खवासपुर और टाडा, सहसराम, खवासपुर और टाडा की जागीर एज ए सैलरी मिलता है ना हसन खान को। हसन खान की 4 बीवियां थी। फरीद सबसे बड़ी बीवी का बेटा था, है ना। और उसके अन्य भाइयों में निजाम था और भी लोग थे। सबसे छोटी बीवी जो हसन खान की थी, उससे और फरीद खान यानी आगे का शेर शाह, उसका संबंध अच्छा नहीं था। तो ये होता है, ऐसे में जब फैमिली का होता है तो होता ही है, इस तरह का रिलेशनशिप में संबंध खराब होना स्वाभाविक होता है। फरीद खान जो है अपने पिता के जागीर का देखरेख करने के लिए अपॉइंट होता है। 1700 फरीद खान का जन्म 1472 1472/1486। अब 2 डेट है, कोई उस समय उस जमाने में तो डेट ऑफ बर्थ लिखने का रिवाज था। अब 72 में पैदा हो, 86 में जब भी पैदा हो, बजवारा में पैदा हुआ। बजवारा में सौतेली माँ से झगड़ा हुआ यहाँ पर, तो झगड़ा होने के बाद ये जौनपुर चला गया जमाल खान के पास। जमाल खान ने इससे मतलब जमाल खान पढ़ने लिखने में ये ठीक था, तो मौलवी का पद इसको दिया गया। जमाल खान ने फरीद खान को मौलवी बनाया, है ना। और बाद में उसको लगा कि बेटा ठीक है, तो बाप बेटा में समझौता हुआ। फरीद खान को फिर सासाराम के प्रबंधक या जो भी जागीर थी उसका प्रबंधक के रूप में भेजा गया। 1511 से 1519 फरीद खान अपने पिता के जागीर के प्रबंधक के रूप में रहा और इस पीरियड में उसने काफी योग्यता दिखाई इन द फील्ड ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो इसकी योग्यता थी पहली बार उसी जागीर के प्रबंधन में आती है जब रेवेन्यू कलेक्शन में और जागीर को मेंटेन करने में उसने अपनी योग्यता दिखाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अर्ली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेरिमेंट्स he did in the Jagir and he was very successful to maintain the law and order, collect the revenue in a proper way और पीस एंड ऑर्डर एरिया में इस्टेब्लिश करके रखता था। लेकिन पारिवारिक झगड़ा होता है, दुनिया से निपट लीजिएगा, परिवार में बड़ा मुश्किल होता है। देन देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट विद इन द फैमिली एंड अगेन ही लेफ्ट द फैमिली। तो अब वो दोबारा नहीं जा सकता था जमाल खान के पास, यहाँ से चला गया आगरा और आगरा जाके अपने पिता के बारे में इब्राहिम खान लोधी उस समय शासक था, इब्राहिम खान लोधी से उसने कंप्लेंट किया। इब्राहिम खान लोधी को लगा कि बेटा नालायक है, अपने बाप के खिलाफ कंप्लेंट करने यहाँ चला है। तो सब आदमी अलग अलग नेचर का होता है। इब्राहिम खान लोधी को लगा कि इट इज नॉट गुड टू कंप्लेन अगेंस्ट हिज फादर। तो लग गया फरीद खान को कि भाई यह मामला बना नहीं। तो जो तेज आदमी होता है रिएक्शन को रियलाइज कर लेता है। फरीद खान को लग गया कि गड़बड़ हो जाए, वहां से भाग चला। लेकिन इसी बीच हसन खान की मृत्यु हो गई। जब वो आगरा से लौट रहा था तो उसका एक विचार था कि सासाराम जाएं, लेकिन आसपास के जागीरदारों ने फरीद खान के सौतेले भाइयों को इस तरह से खड़ा कर दिया था कि अगर फरीद खान वहां जाता तो भाई भाई की ही लड़ाई हो जाती। फरीद खान थोड़ा बुद्धिमान आदमी था, उसने सासाराम जाने का योजना रद्द कर दिया और उसके बाद वो चला आया पटना। उस समय पटना में बहार खान नुहानी, ये नुहानी डायनेस्टी है बिहार का, नुहानी वंश, ये लोग भी अफगान थे। तो बहार खान नुहानी वाज रूलर एट दैट टाइम।
बहार खां नुहानी बिहार का शासक था उस जमाने में। बहार खां नुहानी के यहाँ वो नौकरी करने आ गया। बहार खां नुहानी ने इसकी योग्यता को पहचाना और एक तरह से अपने बेटा, उसका बेटा था जलाल खां, यह जमाल खान, उसका बेटा था जलाल खान। जलाल खान का संरक्षक नियुक्त कर दिया, है ना। मौलवी था ही, मौलवी मुस्लिम लोगों में पढ़े लिखे लोग होते हैं, इल्म का ज्ञान होता है ना। तो किसी राजा के बेटे का अगर आप टीचर बन जाइए तो आपका जो लेवल है थोड़ा ऊंचा हो जाता है ना। हम लोगों के बिहार के तिवारी जी थे, राहुल गांधी को बचपन में पढ़ाए थे, विदेश राज्य मंत्री बन गए, हाई प्रोफाइल बन गए। ये होता है, बड़े लोगों का बेटे का शिक्षक बन जाएंगे तो आपका पूछ बढ़ जाएगी, बेटे को भी पढ़ा रहे हैं। तो ये स्थिति इसके साथ हुई। उसी पीरियड में दक्षिण बिहार का इसे उप सूबेदार नियुक्त किया गया, साउथ बिहार का डिप्टी सूबेदार इसकी योग्यता को देखते हुए बहार खां नुहानी ने बना दिया। इसी पीरियड में एक शेर का कहा जाता है कि एक शेर का शिकार करते समय एक ही वार में एक शेर को मार डाला तो फरीद खान हो गया यहाँ से शेर खान, है ना। तो ये होता है, तो फरीद खान का नाम यहाँ से हो जाएगा अब शेर खान। लेकिन दरबार में बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको लगता है कि एक नया आदमी आया और वह हमारे शासक का बहुत प्रिय और नजदीक हो गया, तो अगल बगल के लोग जो पहले से उनको जलन होगी। और उस समय जलन होने का बड़ा खतरनाक रिजल्ट होता था। उस समय का जलन का मतलब ये नहीं कि आपको ये वो करेगा, आपकी जिंदगी और मौत में से एक का फैसला कर देगा। शेर खान को लगा कि दरबार में उसकी जान को खतरा है, वह दरबार छोड़कर भाग गया। और उसी समय भारत पर बाबर का आक्रमण हुआ था और बाबर की सेवा में चला गया। 15 महीने कहा जाता है कि बाबर के साथ ये रहा, है ना, फॉर ऑलमोस्ट 15 मंथ्स। अब ये था अफगान, बाबर था तुर्क। बाबर की लड़ाई अफगानों से थी और अफगान ही उसके मेन एडवर्सरी हर एरिया में थे। तो स्वाभाविक है कि जिससे एडवर्सरी है और वो आदमी अगर आपकी सेना में है या कोई अधिकारी है तो शासक या करे या ना करे, लेकिन अगल बगल के लोग उसको कहते रहेंगे कि जरा इसे सावधान, ये जो दुश्मनों की जाति का है। ये एक स्वाभाविक होता है। कहा जाता है कि इसी पीरियड में एक दिन बाबर ने इसको देखा खाते हुए। अब बाबर था, तो खाते हुए जब देखा तो अपने लोगों से कहा कि इससे जरा होशियार रहना, इसका स्टाइल जो है इसके ऊंचा जाने का संकेत कर रहा है। बाबर ने लिखा है तो ऊंचा जाने का संकेत है, इसमें क्वालिटी राजाओं वाली है, तो रहा तो खतरनाक होगा। शेर खान को भी लग गया कि हम पर शक हो रहा है और इधर उधर होने लगा कि हम महमूद लोदी के साथ मिला हुआ है। तो उसको लगा कि न इधर के न उधर के, भाग चला फिर वहां से, है ना, जान का खतरा था। तो 15 महीने बाबर के साथ रहा। देन अगेन ही फ्लेड अवे फ्रॉम हिज कैंप एंड देन अगेन केम टू बिहार। अब हर आदमी का अपना अपना जीवन होता है। अब इस समय क्या हुआ कि बाबर जब लोदियों का शासन का अंत हुआ, 1526 का जब पानीपत का युद्ध हो गया, तो जितने भी लोदी अफगान जागीरदार थे और उनको लगा कि बॉस ही खत्म तो हम ही राजा हैं, तो बहार खान ने मोहम्मद शाह का उपाधि लिया, है ना, शाह का उपाधि हुआ, यानी इंडिपेंडेंट रूलर के रूप में अपने को डिक्लेयर कर दिया। तो बहार खान नुहानी मोहम्मद शाह के रूप में
बिहार का स्वतंत्र शासक अपने को डिक्लेयर कर दिया। फिर हमारे शेर खान दौरे दौरे अपने पुराने मालिक के पास आ गए। अब कहा है कि तू भाग गया मतलब का मोहम्मद शाह ने इसे अब सीधे बिहार का उप गवर्नर बना दिया और फिर से अपने बेटा का संरक्षक बना दिया, है ना। दक्षिण बिहार के बाद ये सीधे बिहार का उप गवर्नर शेर खान बन जाते हैं। अब किस्मत पलटता है तो पलटता है। 1528 में मोहम्मद शाह मर गए, तो मोहम्मद शाह के बेटा का संरक्षक गुरु जी है, ये हाई प्रोफाइल हुआ। मोहम्मद शाह मर गए। अब ये मोहम्मद शाह की पत्नी का नाम था टूटू बीबी। है ना, टूटू बीबी, है ना। अच्छा, तो टूटू बीबी नाम था। अब ये माँ और बेटे दोनों का संरक्षक बन गया। अब दरबार में जो था इसका भारी विरोध शुरू हुआ कि जो बाहरी आदमी है और बेटा है और बीवी है, तो रास्ते में तो बेटा ही नहीं वो है, गर्दन काटेगा और अपने को शासक बना लेगा। तो दरबार के सारे लोग अब एक होने लगे। फिर भाग्य है टूटू बीबी भी मर गई, है ना। अब बच गए हमारे जलाल खान और इनके गुरुजी शेर खान, है ना। तो शेर खान और जलाल खान बच गए। अब सबका भाग्य का जो रास्ता खुलता है तो खुलता है। अब क्या हुआ कि इसी पीरियड में घग्गर का युद्ध हुआ 1529 में। और बड़े पहले सारे अफगान यूनाइट हुए और इस यूनिफिकेशन के दौर में शेर खान भी यूनाइट हुआ। घग्गर का युद्ध हुआ और अफगान हार गए। अन्य लोगों की तरह शेर खान ने भी साष्टांग दंडवत किया बाबर का कि हम तो शुरू से आपके गुलाम हैं, है ना। शेर शाह में शेर और लोमड़ी दोनों का गुण कंबाइंड था, ये माना जाता है। उसने सीधे बाबर की अधीनता को स्वीकार करते हुए बाबर को अपना बादशाह घोषित कर दिया। बाबर को भी कोई ऑप्शन नहीं था, उसने बोला कि ठीक है, मेरे अधीनस्थ के रूप में तुम जाओ, काम करो। जब बिहार लौटे और मामला जब हो गया कि अब हार गए हम लोग, अब क्या, अब तो बाबर की अधीनता माननी। अब अफगान सरदारों ने क्या किया, किस तरह से रास्ता खुलते जाता है लोगों का। अफगान सरदारों ने जलाल खान को उठाया और भाग गए बंगाल, और वहां का शासक था नुसरत शाह। उससे कहा कि भाई इस शेर खान से हमको बचाइए, शेर खान तो हमारे राजकुमार को ही मारने पर लगा हुआ है, तो मुश्किल है। तो बोला कि ठीक है चलो। और जब युद्ध हुआ तो उस युद्ध में नुसरत शाह हार गया, जलाल खान मारा गया और बिना कुछ किए शेर खान बिहार का सर्वे सर्वा बन गया, है ना। और हजरत ए आला की उपाधि लेकर शासन करने लगा। हजरत ए आला, है ना। तो इस तरह से किस्मत जब आती है तो छप्पर फाड़ कर आती है, और नहीं तो फिर किधरों से भाग जाती है ना। तो शेर खान को अफगानों ने ही एक तरह से सर्वे सर्वा बना दिया। किस्मत में लिखा हुआ था, कहां से कहां होते हुए, है ना, आके बिहार का सर्वे सर्वा बना। अब उसके आगे की कहानी भी हम लोग पढ़े हैं। 1530 में चुनार पर लार्ड मलिका से ब्याह करके चुनार पर कब्जा कर लिया। तो चुनार पर कब्जा होने के बाद
वो इस एरिया का सबसे बड़ा शासक हो गया। और एक बात हमेशा के लिए याद रखिएगा कि चुनार को पूर्वी भारत का दरवाजा, गेटवे टू ईस्टर्न इंडिया कहा जाता है। इसको इम्तिहान देने तक जीवन में न भूलिएगा। तो चुनार पर अधिकार करने के बाद शेर खान की शक्ति में काफी वृद्धि हुई और इस एरिया का सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में वो स्थापित हुआ, है ना। इसके बाद खैर बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर के बाद हुमायूं शासक हुआ। फिर हम लोगों ने पढ़ा पिछले क्लास में कि फिर से अफगानों ने एक ट्राई लिया। दौरा का युद्ध हुआ 1532, सही नदी के किनारे बताए थे आप। यहाँ फिर अफगान पराजित हो गए। फिर शेर खान ने हुमायूं का अधीनता मान ली कि आप ही तो मालिक है हमारे, हम महमूद लोधी हम लोग को फंसा दिया, हम तो बाबर साहब का ही अधीनता मानते हैं, तो आप तो फिर उनके पुत्र हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। सीधे अधीनता मान लिया बिना हिल हुज्जत के सीधे। हुमायूं ने कहा कि तब चुनार दे दो। शेर खान ने कहा कि हजूर चुनार ठीक जगह आपके लिए नहीं है, हम आपके सेवक हैं, आखिर में सेवक ही हैं, चुनार हमको रहने दीजिए। लेकिन हुमायूं चाहता था कि चुनार मिले और शेर खान समझता था कि चुनार का क्या वैल्यू है, इसलिए शेर खान ने चुनार देने से इनकार कर दिया। 1532 सितंबर महीने से दिसंबर महीने तक चुनार का घेरा डाला गया। पहले भी बताए थे कि बहादुर शाह का डर और जो उधर से खबर आई चित्तौड़ से, कहा जाता है तो समझौता कर, बिना जीते हुए समझौता करके वापस हुआ। निश्चित रूप से हुमायूं के द्वारा चुनार का न जीता जाना और समझौता करना हुमायूं के प्रेस्टीज का लॉस ऑफ प्रेस्टीज था, है ना। लेकिन हुमायूं इस बात को प्रोबेबली नहीं समझ पाया। उसकी मजबूरी थी कि उसको उधर जाना था, चला गया। उधर का इतिहास हम लोग पढ़े हैं हुमायूं वाले। तो यहाँ से हुमायूं और शेर शाह के मुकाबले स्ट्रेटेजिकली थोड़ा इंफीरियर हो जाता है, क्योंकि शेर शाह के स्ट्रेटजी के सामने वो फेल कर जाता है। अब शेर शाह की यह योग्यता है शेर खान की कि हुमायूं चुनार पर कब्जा नहीं कर पाता है ना। अब शेर खान जो है, जिस पीरियड में हुमायूं घेरा डाले हुए था, उस समय बंगाल का जो शासक था गियासुद्दीन महमूद, है ना, उसने शेर खान को तंग किया था। 1534 में बंगाल पर आक्रमण किया और उसको लूट लिया। सूरजगढ़ का युद्ध हुआ, पराजित किया और बहुत सारा धन उससे ले लिया। 1535-36 में शेर खान ने फिर से बंगाल पर आक्रमण किया और लगभग 13 लाख का हर्जाना कंपनसेशन वसूला। गियासुद्दीन ने लगातार हुमायूं को कहा कि भाई बचाइए बचाइए, SOS भेजता रहा। हुमायूं बहादुर शाह से इंगेज था, तो अभी इधर आने की स्थिति में नहीं था। 1537 में हुमायूं ने पुनः बंगाल पर आक्रमण किया और बंगाल को फिर से लूटा। इस समय में गियासुद्दीन ने हुमायूं से सहायता मांगी, क्योंकि उन लोगों ने मुगलों की अधीनता मांग रखी थी। अब 1538 में तो इसी पीरियड में फिर, जैसे हम लोगों ने पीछे में पढ़ा था कि हुमायूं और बहादुर शाह के खिलाफ अभियान करने के बाद लौटा आगरा। बंगाल जाना है, लेकिन आगरा में 6 महीना रुका, आराम किया। हुमायूं जब भी कहीं चलता था तो ग्रह नक्षत्र शुभ अशुभ सब दिखवा के चलता था। हुमायूं का मतलब भी होता है फॉर्चुनेट, और हर मामले में वो ग्रह नक्षत्र दिखाता था। वो बहुत ही ट्रेडिशनल था, उस तरह का आदमी था। लेकिन देखिए कि इतना ज्यादा ग्रह नक्षत्र दिखाने का रिजल्ट क्या रहा, है ना। 6 महीना रुका, जबकि वहां उसको बंगाल में तुरंत जाना चाहिए था, लेकिन इतना डिले करता है। 1537 में चुनार का घेरा डालता है, हम लोग पीछे क्लास में पढ़े हैं।
और चुनार का घेरा तब तक चलता है जब तक शेर खान चाहता है। शेर खान बंगाल से लूटे हुए धन को जब तक रोहतासगढ़ नहीं ट्रांसफर कर लेता है तब तक चुनार का किला छोड़ता नहीं है। और जब सारा धन ट्रांसफर हो गया तब चुनार के किले पर हुमायूं का कब्जा होता है। यहाँ कब्जा करने के बाद हुमायूं बंगाल की तरफ जाता है, कल भी बताए थे, और बंगाल को गौर को जनताबाद की उपाधि देता है, वहाँ भी आराम करता है, वहाँ से वापस आता है। और वापस आने में जो चौसा का युद्ध हुआ यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है ना। अब जब चौसा का युद्ध हुआ तो शेर खान की स्थिति वही हो गई कि शेर खान डिड नॉट बिलोंग टू एनी रूलिंग डायनेस्टी, और महमूद लोदी और लोदी वंश के बहुत सारे जो ऑफ स्प्रिंग है इधर उधर घूम रहे होंगे। अब हुमायूं हारा है, दिल्ली आगरा का बादशाह हारा था वहां, तो हराने वाला फिर अपने को बादशाह घोषित करेगा। अब शेर शाह के सामने ये समस्या थी कि अगर दिल्ली और आगरा पर कब्जा करने का इंतजार करता तब तक लोदियों के खानदान का कोई आ सकता था, कहा देंगे अब तो साइड धरो, हम लोग ना राजा का फैमिली है। तो इसके सहयोगियों ने इसे सुझाव दिया कि अपने को शासक घोषित करने में 1 मिनट का भी देर न करो। जिस दिन हुमायूं हराया गया उसी दिन चौसा में ही बैठक हुई, और पहले से ही बना लिया गया था कि क्या करना है, लोगों से कहा नहीं गया, लेकिन अपने जैसे मीटिंग बुलाई गई सारे सरदारों की और अपने लोग उसके बीच में बैठ गए प्लान वे में, और इसने एक्सप्लेन किया कि अब तो हो गया, आगे क्या करना है। तो उसके जो लोग थे उधर एक कोना से बोला कि आगे क्या करना है, अब आप सुल्तान हैं, यू आर द सुल्तान बादशाह ऑफ हिंदुस्तान। कोई उधर से बोला, कोई उधर से बोला, कोई बीच से बोला, कोई साइड से बोला, स्वाभाविक है। 5 आदमी बोला तो सब बोला कि हाँ ठीक ठीक, यहीं पर फतवा पढ़ ही दिया जाए, है ना। ऑन द वेरी स्पॉट इन चौसा फतेहनामा वाज रेड आउट, है ना, विक्ट्री का जो ये है पढ़ा गया, और वहीं पर शेर शाह सुल्तान ए आदिल की उपाधि ग्रहण किया, राज्याभिषेक हुआ, जो भी फॉर्मेलिटी में हो सकना था, और उसके नाम के सिक्के चलाए जाने की घोषणा, है ना। तो राइट, ये बहुत ही क्लेवर स्टेप था कि अगर इंतजार करते, उस पर संभावना ये थी कि अगर इंतजार किया जाता तो लोदियों के खानदान का कोई आता, और फिर जो भारत का ट्रेडिशन बोलते हैं, अरे वो तो राजा का खानदान है ना। तो शेर खान ने बहुत चालाकी से वैसे किसी भी संभावनाओं को समाप्त किया, और इसी चौसा में तो यह भी एक बड़ा बात है कि यह तो फर्रुखसियार का राज्याभिषेक हुआ यहाँ पटना में, जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा, और दूसरा आदमी ये है जिसका कोरोनेशन हुआ चौसा बिहार में, जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ये दोनों बात याद रखिएगा। तो इस तरह से शेर शाह सुल्तान ए आदिल ascended the throne, and this is the second Afghan dynasty to rule over in India, है ना। तो एक इधर उधर घूमने वाला आदमी, जिसकी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं था, माई और बाबू दोनों से लड़ने वाला आदमी, भटकने वाला आदमी, रोजगार के तलाश में घूम रहा आदमी सुल्तान ए आदिल बनता है। तो इतिहास वैसे ही लोगों के लिए उदाहरण है कि किस्मत पलट सकती है, लेकिन मेहनत जारी रखना चाहिए। शेर शाह इज ऑल्सो सच एग्जाम्पल, इफ यू हैव द एंटरप्रेन्योरशिप, if you are great, you are consistent,
यू हैव बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू एनीथिंग, है ना। तो इस तरह से 1540 में एक और युद्ध, बिलग्रामी का युद्ध या कन्नौज का युद्ध लड़के फाइनली शेरशाह ने हुमायूं को टाटा गुड बाय किया। हुमायूं भागता रहा और शेरशाह उसको दौड़ाता रहा। अंत में हुमायूं चला गया भारत से बाहर ईरान की तरफ, वहाँ शरण लेता है और फिर बाउंस बैक करता है। इसका पार्ट 2 हम लोग 2 मिनट में पढ़ते हैं।